हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बोस स्टडी में। मैं हूं आकाश आप सभी के साथ। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में और जानेंगे कि त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है, क्यों इस युद्ध की या इस संघर्ष की ज़रूरत पड़ी, इस संघर्ष में कौन कौन से राजवंश शामिल हुए थे और किसके लिए यह युद्ध हो रहा था। साथियों, जिन्होंने मेरी पिछली क्लासें नहीं देखी हैं वो पिछली क्लासें देख लें। हमने साथियों क्या किया, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को क्यों कंप्लीट कर लिया है। अब साथियों हम पहुंच चुके हैं त्रिपक्षीय संघर्ष के बाद, और उसके बाद साथियों हम कहाँ पहुंचेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे मिडवल इंडिया के बारे में। तो साथियों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इस क्लास में, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं मेरी पिछली क्लासों को। साथियों क्लास को एक बार शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, जिससे वो भी कर सकें, पढ़ सकें। और क्लास को साथियों लाइक कर दो एक बार, और क्लास को सब्सक्राइब कर दें। तो साथियों स्टार्ट करते हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में जानते हैं कि क्या इसकी वजह रही और साथियों क्यों ये त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। तो साथियों भारत में हर्षवर्धन का शासनकाल रहा था, और साथियों हर्षवर्धन के शासनकाल के बाद जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है तो साथियों भारत में छोटे छोटे राजवंशों का क्या होता है, उदय होता है। अब साथियों उस राजवंशों में साथियों एक तीन राजवंश निकलकर सामने आए। कौन कौन से थे वह? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। तीन राजवंश साथियों निकलकर सामने आए, और तीन इन राजवंशों में साथियों क्या होता है, आपस में यह युद्ध गुत्थम गुत्था होती है। और इस गुत्थम गुत्था को साथियों क्या नाम दिया गया? त्रिपक्षीय संघर्ष। क्योंकि तीन राजवंश थे। कितने थे? तीन थे, इसीलिए इसे त्रिपक्षीय संघर्ष का नाम दिया गया। अब साथियों हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो क्या थी? कन्नौज। अब हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी, और हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जब उनका शासन समाप्त हो जाता है तो साथियों कन्नौज के लिए यह युद्ध होते हैं। किसके लिए? जो राजधानी थी, जो उत्तर प्रदेश में कन्नौज है, कन्नौज के लिए यह युद्ध होते हैं। क्योंकि साथियों कन्नौज की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी हुआ करती थी, क्योंकि साथियों उसके आसपास क्या था, नदियाँ थी, और नदियों से साथियों कृषि वहाँ की अच्छी होती थी, इससे लोग व्यापार भी अच्छे से कर सकते थे और अपनी खेती भी। इसीलिए साथियों लोग क्या चाह रहे थे, जो वंश थे तीन राजवंश, वो चाह रहे थे इस पे मेरा शासन हो जाए और मैं क्या कर सकूं, सबसे शक्तिशाली बन जाऊं। तो साथियों देखते हैं कि त्रिपक्षीय संघर्ष के क्या कारण थे। त्रिपक्षीय संघर्ष साथियों कन्नौज पर अधिपत्य को लेकर शुरू हुआ था, मैंने आपको बताया था। और कन्नौज कहाँ था? उत्तर प्रदेश में। लगभग 200 वर्षों तक चला। इसमें कौन कौन था? पाल वंश, प्रतिहार वंश और राजवंश। मैंने आपको बताया था कि इसमें तीन वंश थे। और साथियों यहाँ था कन्नौज। कहाँ था? ये आपका कन्नौज है। ये क्या है? ये कन्नौज है साथियों। और इस कन्नौज के लिए साथियों पाल वंश, यह कौन है? यह जो पाल है, पाल वंश। यह साथियों कौन है? जो तो आपके राष्ट्रकूट वंश। और यह कौन है? गुर्जर प्रतिहार वंश। साथियों कौन है यह है आपके गुर्जर प्रतिहार वंश। तो ये तीन वंश निकलकर सामने आए, इनमें युद्ध होता है और राष्ट्रकूट वंश के बीच होता है। आरंभिक मध्यकाल में कन्नौज प्रतिष्ठा और शक्ति का केंद्र था। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या थी साथियों, यह बहुत विकसित था। जो कन्नौज था वह बहुत विकसित था। कन्नौज पर नियंत्रण के साथ साथ गंगा घाटी पर भी नियंत्रण होता था, और जो साथियों गंगा घाटी पर नियंत्रण करता था उसका साथियों क्या होता था, बहुत लाभ होता था। क्योंकि और इस तरह रणनीतिक और व्यवसायिक दोनों रूप से लाभ था कन्नौज पर अधिकार करने के लिए। यह रेशम मार्ग से जुड़े होने के कारण कन्नौज व्यापार और वाणिज्य के लिए भी लाभदायक था। मैंने आपको बताया था कि व्यापार के लिए लाभदायक था ही था, और साथियों कृषि करने के लिए भी यह क्या था, बहुत लाभदायक था। क्योंकि साथियों यहाँ पे क्या थी, कृषि बहुत अच्छी हुआ करती थी। अब साथियों जब युद्ध हुआ था इन तीनों लोगों के बीच, तो जो लास्ट में जीत हुई थी वो किसकी हुई थी? तो साथियों लास्ट में जो जीत हुई थी वो हुई थी गुर्जर प्रतिहार वंश की। किसकी हुई थी? कन्नौज पर जो अंत में अपना अधिकार किया वह गुर्जर प्रतिहार, और साथियों गुर्जर प्रतिहार ने किया। और गुर्जर ने साथियों फिर अपने साम्राज्य की सीमाओं को यहाँ तक फैला दिया, और साथियों पाल वंश था जो था उसका कर दिया अंत, कर दिया, खत्म कर दिया, उसे समाप्त कर दिया उसको। इस संघर्ष के अंत में प्रतिहार विजयी हुई। गुर्जर प्रतिहार, मैंने आपको बताया कि साथ ही जो गुर्जर प्रतिहार थे उन्होंने अपने साम्राज्य की सीमा को यहाँ तक को क्या कर लिया था, फैला लिया था। पहले यहाँ तक थी उसकी इनकी सीमाएं, पहले क्या थी, यहाँ तक थी। फिर उन्होंने पूरे जो पाल वंश थे उन्हें समाप्त कर दिया और अपनी सीमा को फैला लिया। साथियों देखते हैं गुर्जर प्रतिहार के बारे में। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का जो संस्थापक था वह कौन था? नागभट्ट प्रथम था। कौन था? नागभट्ट प्रथम। साथियों इसकी स्थापना जो की थी वो हरिश्चंद्र ने की थी। किसने? हरिश्चंद्र ने। लेकिन साथियों यूपीएससी और एसएससी ने साथियों संस्थापक इसका माना है वो नागभट्ट प्रथम को माना है। तो साथियों आप भी क्या करें, नागभट्ट प्रथम ही लगाए, हरिश्चंद्र ना लगाएं। क्योंकि साथियों जो क्वेश्चन एसएससी और यूपीएससी ने माना है वो नागभट्ट प्रथम को इनका संस्थापक माना है। कई किताबों में आपको हरिश्चंद्र भी देखने को मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? कई जो किताबें हैं उसमें आपको हरिश्चंद्र देखने को मिलेगा, और कहीं कहीं आपको नागभट्ट प्रथम भी देखने को मिलेगा। तो साथियों आप नागभट्ट प्रथम को माने इनका संस्थापक। नागभट्ट प्रथम ने अपनी राजधानी उज्जैन को बनाया। किसे बनाया?
उज्जैन। और साथियों उज्जैन कहाँ था? मध्य प्रदेश में। अरब कमांडर जुनैद ने नागभट्ट प्रथम पर आक्रमण किया जिसमें जुनैद की हार हुई। यानी कि साथियों नागभट्ट प्रथम वो शासक था जिसने जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे, कौन थे? जो अरब के मुस्लिम आक्रमणकारी थे उनको लो साथियों रोक के रखा और साथियों अपने राज्य की सीमा या अपने भारत को बचा के रखा था। क्योंकि साथियों उनके सामने जितने भी आक्रमण हुए उन्होंने साथियों सब झेले और सबके लिए जितने भी मुस्लिम आक्रमणकारी थे उनको सबको क्या किया? पराजित किया और वापस भेज दिया। नागभट्ट द्वितीय का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये वास्तविक संस्थापक नहीं, ये वो प्रथम ही है। कौन है? यह वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम ही है, द्वितीय नहीं है। इसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। किसे बनाया? इसने साथियों कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। किसने? नागभट्ट द्वितीय। अब आते हैं नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय ने अपने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। लेकिन जो वास्तविक संस्थापक है वो नागभट्ट प्रथम ही है। कौन है? नागभट्ट प्रथम। कन्नौज को राजधानी किसने बनाया? यह बनाया नागभट्ट द्वितीय ने। किसने? नागभट्ट द्वितीय ने। तो कंफ्यूज मत होना आप नागभट्ट प्रथम और नागभट्ट द्वितीय में। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने हराया। किसने? राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने। क्योंकि साथियों इन तीनों वंशों में आपस में संघर्ष चल रहा था। अब उसमें राष्ट्रकूट भी थे, तो गोविंद तृतीय ने किसे हराया? नागभट्ट द्वितीय को हराया। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा कौन था? वो था मिहिर भोज। कौन था? मिहिर भोज इस वंश का सर्वशक्तिशाली शासक हुआ। वह विष्णु अनुयायी था। कौन था? भगवान विष्णु का क्या था? अनुयायी था, उन्हें मानता था, उनकी पूजा करता था। उसने विष्णु के सम्मान में आदि बराह की उपाधि धारण की। किसकी? आदि बराह की उपाधि धारण की। किसने की? मिहिर भोज ने। महेंद्रपाल के दरबार में राजशेखर नाम के प्रसिद्ध कवि थे। किसके? महेंद्रपाल के दरबार में राजशेखर नाम के एक प्रसिद्ध कवि रहते थे। अब साथियों इस वंश का जो अंतिम शासक हुआ वह कौन हुआ? यशपाल हुआ। कौन हुआ? वह यशपाल हुआ इस वंश का, यानी कि प्रतिहार वंश का। अब आता है पाल वंश। और साथियों पाल वंश की जो शुरुआत हुई थी या साथियों पाल वंश की जब स्थापना हुई थी तो साथियों पाल वंश की जो सीमा थी राज्य की वो यहाँ तक थी। कहाँ तक थी? यहाँ तक विस्तारित थी। पाल वंश का संस्थापक साथियों गोपाल था। कौन था? गोपाल। 750 ईस्वी में इसकी इसकी स्थापना की थी। इसकी राजधानी साथियों मुंगेर थी। क्या थी इसकी राजधानी? मुंगेर। और मुंगेर कहाँ है? बंगाल में। कहाँ पे मुंगेर? बंगाल में। गोपाल ने नालंदा बिहार की स्थापना की। नालंदा बिहार की अगर किसी ने स्थापना की तो गोपाल ने की। और गोपाल किससे था? पाल वंश से था। धर्मपाल साथियों पाल वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ। कौन हुआ? धर्मपाल जो था वह पाल वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। अब साथियों मैंने आपको पहले ही बताया था और आज ही बता रहा हूँ कि साथियों शिक्षा का स्तर हमारा पहले बहुत अच्छा था। हमारे भारत में विश्व की टॉप यूनिवर्सिटी थी साथियों। विक्रमशिला विश्वविद्यालय साथियों विश्व की टॉप यूनिवर्सिटी में आता है। विक्रमशिला हो गया साथियों, तक्षशिला हो गया, ये तो वो यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे साथियों लोग दूर दूर से पढ़ने आते थे। कहाँ से? बाहर के देशों से भी लोग पढ़ने आते थे। तो साथियों शिक्षा का स्तर जितना हम लोग बढ़ा सकते हैं कोशिश करें उतना स्तर बढ़ाएं। साथियों आज के युग में देख लो, हमारे अब्दुल कलाम साहब को देख लो, उन्होंने शिक्षा के स्तर को इतना बढ़ाया कि सारी काफ़ी बढ़ाया, इसीलिए उन्हें क्या कहा गया? मिसाइल मैन कहा जाता है। तो कोशिश करें आप भी अपना सहयोग करें भारत के लिए और अपने शिक्षा को बढ़ाएंगे। ठीक है साथियों, आप शिक्षा बढ़ाएंगे तो भारत तो अपने आप से विकसित हो जाएगा। धर्मपाल ने बिहार में सोमपुर बिहार का निर्माण किया। किसने? धर्मपाल ने। और विक्रमशिला किसने किया? धर्मपाल ने। तो साथियों याद रखना इन दोनों का निर्माण किसने किया? धर्मपाल ने किया। जो आज यूनेस्को की धरोहर स्थल में है, यानी कि जो हमारा बिहार है सोमपुर, सोमपुर बिहार साथियों किसमें? बिहार इसमें धरोहर स्थल में यूनेस्को की। और साथियों ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी यह क्या है? ये भी साथियों यूनेस्को की स्थल में है, यानी कि यूनेस्को साइट में शामिल है। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय को विकसित करने के लिए 200 गांव, कितने? 200 गांव दान दिए धर्मपाल ने। त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम किसने भाग लिया? तो साथियों त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ। कौन हुआ? धर्मपाल शामिल हुआ त्रिपक्षीय संघर्ष में। किसकी ओर से? पाल वंश की ओर से धर्मपाल शामिल हुआ त्रिपक्षीय संघर्ष में। अब आते हैं रामपाल। इनके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे संध्याकार नंदी। कौन थे? संध्याकार नंदी, जिन्होंने रामपाल चरित की रचना की। किसकी? रामपाल चरित की इसकी रचना की थी। अब साथियों आता है राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। कब पढ़ा हमने? राष्ट्रकूट वंश साथियों हमने पढ़ा था जब हमने दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ा, तब हमने राष्ट्रकूट वंश पढ़ा। फिर भी एक बार हम देख लेते हैं इस वंश के बारे में। जो साथी नए आए उनको क्या होगा? राष्ट्रकूट वंश के बारे में मालूम पड़ जाएगा। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था वह दंतेदुर्ग था।
शुरुआत में वे कर्नाटक चालुक्य के राजाओं के अधीन थे। किसके? कर्नाटक के चालुक्य थे वे। मैंने आपको बताया था चालुक्य 3 थे। इनकी जो राजधानी थी वो मनकेर या मान्यखेत थी, यानी कि मनकेर कोई क्या कहते थे, मान्यखेत कहते थे। इसके कुछ प्रमुख शासक हुए, जिसमें कृष्ण प्रथम थे, कृष्ण तृतीय थे, ध्रुव थे। यह क्या थे? इनके प्रमुख शासक हुए। इनका साथियों जो शासन था, क्षेत्र था, वो क्या था? कुछ यहाँ तक फैला हुआ था। कहाँ तक फैला हुआ था? जो राष्ट्रकूटों का शासक था, ये है राष्ट्रकूट, इनका शासन साथियों क्या था? यहाँ तक फैला हुआ था। मैंने आपको मैप के जरिए क्या हुआ है दिखाने की कोशिश की है। अब साथियों ध्रुव दक्षिण भारत का पहला शासक था जिसने उत्तर में आकर किसी उत्तर भारतीय शासक को हराया था। यानी कि ध्रुव ने पराजित किया था उत्तर में आकर उत्तर भारतीय शासक को। दक्षिण भारत का यह पहला शासक था। फिर साथियों क्या हुआ? ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का फिर पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में क्या किया? भाग लिया। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक कौन हुआ? वह भी ध्रुव हुआ। ध्रुव ने प्रतिहार शासक वत्सराज और पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण साथियों किसने कराया? तो यह साथियों कराया किसने? कृष्णा प्रथम ने। देखिए, एक तो कैलाशनाथ मंदिर एलोरा का है और साथियों एक कांची का मंदिर कहाँ है? कैलाशनाथ मंदिर कांची का है। अब कांची का कैलाशनाथ मंदिर है, उसकी स्थापना नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराई थी। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय कौन है? पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने उसकी स्थापना कराई थी। और साथियों एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर है उसकी स्थापना राष्ट्रकूट वंश के कृष्णा प्रथम ने कराई थी। किसने कराई थी? कृष्ण प्रथम ने। तो आप कंफ्यूज मत होना कैलाशनाथ मंदिर का नाम देखकर, आपको याद रखना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि जो कृष्ण जो आपका जो कैलाशनाथ जो मंदिर है एलोरा में, यह साथियों एक शिला के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि यह पूरा मंदिर एक पत्थर यानी एक पत्थर की शिला से बनाया गया है, इसलिए यह प्रसिद्ध है। और यहाँ पे साथियों काफी पर्यटक घूमने भी आते हैं। साथियों राष्ट्रकूट, देखो ये नोट क्या करा है, राष्ट्रकूटों ने एलोरा की गुफाओं का निर्माण किया। क्या किया? एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने किया? राष्ट्रकूट वंश ने किया। यह गुफा साथियों हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। किस किस से? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। जबकि अजंता मुख्य रूप से किससे है? बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है। तो साथियों इन गुफाओं के बारे में अगर आप देख लेना, जरूरी होता है साथियों इन गुफाओं के बारे में जानना, क्योंकि साथियों ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखो ये गुफाएं हैं, ये क्या है? मैंने आपको इमेज दिखाई है। ये गुफाएं हैं, पत्थर जो है ना, पहाड़ के नीचे गुफाएं बनाई हैं, पहाड़ को काट कर, और इनके ऊपर क्या है? पहाड़ है, और उन पे ऊपर क्या है साथियों? झाड़ियाँ उगी हुई हैं, पेड़ पौधे उगे हुए हैं। तो ऊपर से आप देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि यहाँ पे कुछ रहने की जगह भी है, कोई गुफाएं भी हैं। जब हम यहाँ पे लोग जाते हैं नीचे घूमने तो उन्हें मालूम पड़ता है। तो साथियों आज हमारी क्लास कंप्लीट होती है। हमारा क्या होता है? त्रिपक्षीय संघर्ष जो है साथियों वो कंप्लीट होता है। अब कल साथियों क्या करेंगे? हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो साथियों आप लोग पढ़ के आए इसके बारे में, ताकि साथियों क्वेश्चंस करने में क्या हो, आपको आसानी हो। तो साथियों क्लास को एक बार शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, जिससे वो भी क्या कर सकें? आराम से घर बैठ के अपनी पढ़ाई को कर सकें। क्लास को लाइक कर दो साथियों, क्लास को शेयर कर दो साथियों। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी मेरी क्लास देख सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं कल।